दिव्य गरुण तलवार के अंतिम वार ने नीरग्नि बीस्ट को समुद्र की सतह पर जोर से पटक दिया। ध्रुव ने अपनी ब्लेड वापस स्पेस रिंग में रख ली और अपने दोनों हाथों से एक मुक्का बनाया, पहाड़ तोड़ मुक्का। एक विशाल आदमखोर राजा कॉन्ग एप की छाया ध्रुव के पीछे दिखाई दी और उसके मुक्के के साथ नीरग्नि बीस्ट पर भयानक वार किया। इस वार ने नीरग्नि बीस्ट की बची खुची एचपी को भी खत्म कर दिया और उसका शरीर पानी में धंस गया। ध्रुव ने राहत की सांस भी नहीं ली और तुरंत चिल्लाया, स्ट्राइकिंग मूल्य जारी करो। बधाई हो ध्रुव, तुमने नीरग्नि बीस्ट को मार गिराया है। तुम्हें 52 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 4 लाख ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें एक नीरग्नि त्रिशूल मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें एक नीरग्नि कोड़ा मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें नीरग्नि तलवार मिली है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें नीरग्नि ब्लड लाइन मिली है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें नीरग्नि हृदय मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें बीस्ट मोड सिस्टम से विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ है और पुरस्कार है नीरग्नि बीस्ट। सिस्टम की आवाज लगातार बजती रही, लेकिन आखिरी सूचना ने ध्रुव को चौंका दिया। उसने सोचा, बीस्ट मोड सिस्टम अजीब है और विशेष पुरस्कार, इसका मतलब है कि अब मैं एक नीरग्नि बीस्ट में भी बदल सकता हूँ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये नीरग्नि बीस्ट वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। अगर उस युवक ने पानी की गहराई में जाकर उसे ऊपर नहीं भगाया होता तो शायद वो इसे मार नहीं पाता। ध्रुव ने प्राप्त वस्तुओं पर एक नजर डाली। 3 होली लेवल उपकरण काफी होने चाहिए। मैं इन तीनों के बदले सिस्टम पॉइंट्स चाहता हूँ। होस्ट ध्रुव, तुम्हें नीरग्नि त्रिशूल के बदले 23 लाख पॉइंट्स मिले हैं। होस्ट ध्रुव, तुम्हें नीरग्नि कोड़े के बदले 25 लाख पॉइंट्स मिले हैं। ध्रुव, तुम्हें नीरग्नि तलवार के बदले 35 लाख पॉइंट्स मिले हैं। बस 83 लाख पॉइंट्स। ध्रुव धीरे से बड़बड़ाया। इस सिस्टम को पता भी नहीं मैंने इसे मारने के लिए कितनी मेहनत की थी। ध्रुव ने देखे बिना ही तीनों चीजों को पॉइंट्स के बदले बेच दिया था, क्योंकि उसे डर था कि अगर वो उनके शक्तिशाली गुणों को देख लेगा तो उसका दिल और ज्यादा दुखेगा। उसके मन में एक बार फिर से विचार आया, मुझे गरुण ब्लड चाहिए। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें सफलतापूर्वक गरुण ब्लड मिल गया है और इसके बदले 80 लाख सिस्टम पॉइंट्स की कटौती की जा रही है। जैसे ही ध्रुव के 80 लाख सिस्टम पॉइंट्स गायब हुए, न केवल उसका दिल दर्द में था बल्कि उसका पूरा शरीर असहनीय कष्ट में था। बधाई हो ध्रुव, तुमने सफलतापूर्वक अपने गरुण ब्लड मिशन को पूरा कर लिया है। इसके लिए तुम्हें 1 करोड़ एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 2 लाख ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और एक फ्री लकी ड्रॉ मिला है। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें फेदर स्पिरिट के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है। त्रिकाल द्वीप। होस्ट ध्रुव, तुम्हें फेदर स्पिरिट ढूंढने का एक नया मिशन मिला है। मिशन स्तर है दोहरा यस स्तर। मिशन समय है 6 दिन। मिशन इनाम है 10 करोड़ एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 5 लाख ट्रू एनर्जी पॉइंट्स, एक विशेष इनाम और 3 फ्री लकी ड्रॉ। ये तो होना ही था। ध्रुव का मन खुशी से उछल पड़ा। 10 करोड़ एक्सपीरियंस पॉइंट्स। इस मिशन को पूरा करते ही मेरा स्तर तुरंत बढ़ जाएगा। पर यह त्रिकाल द्वीप कहाँ है? उसी समय युवक ध्रुव के पास उतरा। उसने ध्रुव को ध्यान से देखा और कहा, मुझे पता है कि त्रिकाल द्वीप कहाँ है। ध्रुव ने अपने बगल में युवक की ओर देखा। अचानक उस युवक के सिर के ऊपर एक पीला चिन्ह दिखाई दिया। ये किसी मिशन के सक्रिय होने का संकेत था। ध्रुव ने उसे दबाया। होस्ट ध्रुव, तुम्हें 8 वॉर गॉड में से एक मीनराज को वश में करने का मिशन मिला है। मिशन स्तर है यस स्तर। मिशन समय है 7 दिन। मिशन इनाम है 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स, 1,000 ट्रू एनर्जी पॉइंट्स और एक विशेष इनाम। ध्रुव उत्साह से हंस पड़ा और बोला, 8 वॉर गॉड में से एक और। ध्रुव को आखिरकार समझ आया कि क्यों उसे युवक से अलग जुड़ाव महसूस हो रहा था। ये वॉर गॉड सिस्टम की वजह से था। वो युवक 8 वॉर गॉड में से एक था। 8 वॉर गॉड में से कौन साधारण है? शुद्ध शारीरिक शक्ति से जन्मा बहादुर, जिसे दिव्य शक्ति का वरदान मिला है, या फिर पवित्र सत्य की शक्ति के साथ जन्मा अरहत, जो बुराई का नाश करने के लिए बना है। वैसे इस मीनराज के पास कैसी शक्ति होगी? ध्रुव ने उत्साहित होकर उस युवक की ओर देखा, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देखता है। उसकी आंखों में इतनी चमक थी कि मानो उनमें से चिंगारियां फूटने वाली हो। मीनराज ने एक कदम पीछे लिया और घबराकर बोला, मैं कोई ऐसे वैसे इरादों वाला नहीं हूँ। उसका शरीर हल्के से कांप उठा और उसने मन में सोचा, कहीं इस लड़के की कुछ खास इच्छाएं तो नहीं है। ध्रुव के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान आई और उसने कहा, मैं भी कोई ऐसे वैसे इरादों वाला नहीं हूँ। उसकी मुस्कान बहुत ही अश्लील और अवांछनीय थी, जैसे वो मीनराज को निगलने वाला हो। मीनराज ने एक और कदम पीछे लिया और दूरी बनाए रखते हुए बोला, तुम कहाँ से आए हो और त्रिकाल द्वीप क्यों जाना चाहते हो? उसी समय आसमान में तेज गर्जनाएं होने लगी और समुद्र की सतह से एक विशाल लहर उठी। लहर पलटकर एक जल स्तंभ के रूप में बदल गई और उस स्तंभ के ऊपर एक क्रोधित बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। उसने गहरे स्वर में कहा, परीक्षा असफल रही। मीनराज घुटनों के बल बैठ गया और गंभीरता से कहा, मुझे माफ करे पूर्वज, मैंने आपको निराश किया है। बूढ़े आदमी का चेहरा अब भी गुस्से से तमतमाया हुआ था और उसने कहा, तुमने मुझे नहीं, पूरे देवजल कबीले की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। परीक्षा के दौरान तुमने न केवल लापरवाही की, बल्कि एक बाहरी व्यक्ति के साथ भी मेलजोल किया। तुमने परीक्षा को क्या समझ रखा है और देवजल कबीले के अमरजनों को क्या मानते हो? मीनराज, आज से तुम देवजल कबीले के शिष्य नहीं हो। हमारे कबीले में तुम्हारे जैसे शिष्य का कोई स्थान नहीं है। मीनराज का चेहरा बदल गया और उसने कहा, पूर्वज, अगली बार मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं सप्तचक्र महाविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में जरूर पास हो जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने अपनी आस्तीन झटकते हुए बात काटी। अगली बार? अब कोई अगली बार नहीं होगा। सप्तचक्र महाविद्यालय के अमरजन फिर कभी देवजल कबीले में नहीं आएंगे। मीनराज, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। उसका दिल दर्द से भर गया।
उन्होंने सप्तचक्र महाविद्यालय के अमरजनों यानी कि इमोर्टल्स के आने की सैकड़ों साल से प्रतीक्षा की थी। इस दिन के लिए उन्होंने सब कुछ किया था, लेकिन अब वे असफल हो गए थे। देवजल कबीले की उम्मीदों पर पानी फिर गया था, क्योंकि उनकी सारी उम्मीदें मीनराज पर टिकी हुई थी। ध्रुव ने एक कदम आगे बढ़कर ईमानदारी से माफी मांगी। वरिष्ठ, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं ना आता तो वो निश्चित रूप से परीक्षा पास कर लेता। ये मेरी गलती है। मैंने उसकी सलाह नजरअंदाज कर दी और खुद को इस मामले में उलझा लिया। मैं बहुत जल्दबाजी में था, माफ करे। अगर मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार हूँ। बूढ़े आदमी ने ध्रुव की ओर ठंडी नजरों से देखा और कहा, तुम जो सिर्फ युद्ध सम्राट स्तर के निम्न स्तर के योद्धा हो, तुम क्या कर सकते हो? गॉड मार्शल महाद्वीप के 5 महान क्षेत्रों में तुम्हारा दक्षिणी गॉड मार्शल महाद्वीप सबसे कमजोर है। भला तुम क्या कर सकते हो? क्या तुम देवजल कबीले को फिर से शक्तिशाली बना सकते हो? क्या तुम मीनराज को सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश दिला सकते हो? क्या तुम कर सकते हो? बूढ़े आदमी ने एक के बाद एक सवाल पूछे और ध्रुव के पास कोई उत्तर नहीं था। सच में वो अभी कुछ नहीं कर सकता था। देवजल कबीले को फिर से कैसे शक्तिशाली बनाया जाए, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता था। सप्तचक्र महाविद्यालय। ध्रुव ने पहली बार इस महाविद्यालय का नाम सुना था और ये सुनकर वह भीतर से दंग रह गया, क्योंकि सप्तचक्र महाविद्यालय के चयन मानक बहुत ही ऊंचे थे। नीरग्नि बीस्ट को हराना सिर्फ पहली परीक्षा थी और मीनराज वो सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा में बैठने का मानक था। तो सोचिए कि यह सप्तचक्र महाविद्यालय कितना शक्तिशाली होगा। ध्रुव के मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी, जैसे किसी ने उसे अनजाने में कुछ विशालकाय जानकारी से जोड़ दिया हो। मीनराज ने धीरे से कहा, मैं किसी को दोष नहीं देता। असल में मैं अभी तैयार नहीं था, पर पूर्वज कृपया मुझे देवजल कबीले से निष्कासित मत करे। मैं आपसे विनती करता हूँ। तुम में अब भी मुझसे विनती करने की हिम्मत है? बूढ़े आदमी की आंखों में गुस्सा और तेज हो गया। वह चिल्लाया, ये देवजल कबीले के बुजुर्गों का फैसला है। जाओ, आकाशद्वीप के द्वार अब तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। इसके तुरंत बाद पानी का स्तंभ टूट गया और वह बूढ़ा आदमी समुद्र की गहराइयों में डूब गया और पल भर में गायब हो गया। समुद्र के भीतर बूढ़ा आदमी तेजी से आकाशद्वीप की ओर लौटते हुए सोच रहा था, मीनराज, इस जगह से जल्दी निकल जाओ। जितनी दूर जा सको जाओ। तुम हमारे कबीले की आखिरी उम्मीद हो। तुम्हें देवजल कबीले को फिर से महान बनाना होगा। मैं तुम्हारे हाथों में सब कुछ सौंपता हूँ। ये एक साधारण परीक्षा नहीं, ये कबीले के अस्तित्व की आखिरी डोरी थी। देवजल कबीले का विनाश लगभग निश्चित था और मीनराज ही उनकी आखिरी आशा था। ये सब उसे सुरक्षित रखने के लिए किया गया था। मीनराज अपने घुटनों पर जमी से चिपके मुट्ठियां भींचे बैठा था। उसकी आंखों में आत्मग्लानि थी। उसने अपने आप से नफरत की। क्यों वो उस समय परीक्षा पास नहीं कर सका? क्यों उसने अपने कबीले की उम्मीदों को तोड़ा? उसे पता था कि पूरा कबीला उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन वो असफल हो गया। ध्रुव ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, मुझे माफ करना। मीनराज ने कड़वी हंसी के साथ कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। अगर मैंने इस बार परीक्षा पास भी कर ली होती तो भी सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा में असफल हो जाता। मैं अभी तैयार नहीं हूँ। लेकिन मीनराज ने आसमान की ओर देखा और कड़वी हंसी के साथ कहा, अब मेरे पास तैयार होने का कोई मौका नहीं है। कबीला अब मुझे नहीं चाहता और बुजुर्गों ने भी मुझे छोड़ दिया है। ध्रुव ने मीनराज की हताश आंखों की ओर देखा। उसे जमीन से उठाते हुए भारी आवाज में पूछा, मैं और कुछ नहीं कहूंगा, बस एक सवाल पूछता हूँ। क्या तुम अपने कबीले में वापस जाना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा कबीला फिर से महान बने? क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग तुम्हारे लिए फिर से जिए? मीनराज ने ध्रुव की ओर देखते हुए कहा, तुमने 3 सवाल पूछ लिए। ध्रुव ने हंसते हुए कहा, मुद्दा ये नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या तुम ये चाहते हो? मीनराज ने सिर हिलाया, बेशक। लेकिन मीनराज ने थोड़ी दूरी बनाते हुए कहा, क्या तुम थोड़ा दूर रह सकते हो? मैं सच में उस तरह का लड़का नहीं हूँ। ध्रुव ने उसे घूरा और जवाब दिया, मुझे भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मीनराज ने अपनी ओर देखते हुए ध्रुव को हल्का सा धक्का दिया और कहा, ठीक है, चलो फिर त्रिकाल द्वीप चलते हैं। अगर मरना ही है तो वही मरूंगा। आखिर क्या होने वाला है ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के साथ। मीनराज की मरने वाली बात सुनकर ध्रुव ने उससे हैरानी से पूछा, वहां मरना, यह क्या है? मीनराज ने गंभीरता से कहा, वो मौत की भूमि है। ध्रुव ने मन में सोचा, दोहरा यश स्तर का मिशन वाकई कठिन है, लेकिन कोई बात नहीं है। हालांकि ध्रुव को अब तक कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मीनराज में ऐसी कौन सी शक्ति है जो पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी। पूर्वज रोशनी देव ने शांत स्वर में कहा, मुझे इस बात की पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन देवजल कबीला हमेशा से ही रहस्यमयी रहा है। वे स्वर्ग और जल की शक्तियों को एकत्र करके अद्भुत नियंत्रण पा सकते हैं। तुमने देखा ही होगा, उसने समुद्र के पानी को एक विशालकाय बीस्ट में बदल दिया था जो हमला कर सकता था। मुझे लगता है कि जल को कोई भी उनसे बेहतर नियंत्रित नहीं कर सकता। ध्रुव ने और सवाल पूछना बंद कर दिया। उसके मन में अब बस एक ही बात चल रही थी, मीनराज को अपने साथ कैसे मिलाऊं। लेकिन यह बात उसे परेशानी में डाल रही थी, क्योंकि मीनराज उसे गलत समझ रहा था और उससे दूरी बनाए हुए था। क्या मैं सच में उस तरह का दिखता हूँ? ध्रुव ने खुद से पूछा। पूर्वज रोशनी देव हंसते हुए बोले, तुमने उसे जैसे देखा था उसमें कुछ ऐसी ही झलक थी जैसे तुम उसे चाहत भरी नजरों से देख रहे हो। रास्ते में दोनों चुपचाप चलते रहे। 3 दिन बीत गए। मीनराज अचानक रुक गया और सामने एक विशाल द्वीप की ओर इशारा करते हुए बोला, वो सामने त्रिकाल द्वीप है। ध्रुव ने द्वीप की ओर देखा। उसे द्वीप कम और एक महाद्वीप ज्यादा लग रहा था, इतना विशाल था। मीनराज ने हल्के स्वर में कहा, त्रिकाल द्वीप दानव सागर का केंद्र है। ये एक और महाद्वीप से जुड़ा हुआ है जिसे अमर महाद्वीप कहते हैं। अगर तुम्हें दक्षिणी गॉड मार्शल महाद्वीप से अमर महाद्वीप जाना है
तो तुम्हें त्रिकाल द्वीप से होकर ही जाना पड़ेगा। ये सबसे जरूरी पड़ाव है। यहाँ हर कोई रुकता है क्योंकि कोई भी दानव सागर को सीधे पार नहीं कर सकता। कोई भी उड़ने वाला जीव या मशीन यहाँ तक नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ सबसे अधिक प्रतिस्पर्धा होती है। हर कोई अमर महाद्वीप में दाखिल होना चाहता है और सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश पाना चाहता है, और कोई भी अपना प्रतिस्पर्धी नहीं बढ़ाना चाहता। यह स्थान मृत्यु का द्वार कहलाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले त्रिकाल द्वीप इतना बड़ा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे यह लाशों और हड्डियों से भरकर इतना विशाल हो गया। मीनराज ने अपनी बात खत्म की और ध्रुव की ओर मुड़ा। अब क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम त्रिकाल द्वीप क्यों आए हो? ध्रुव ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मैं फेदर स्पिरिट की तलाश में हूँ। मीनराज ने चौंकते हुए पूछा, फेदर स्पिरिट? मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। खैर जो भी हो, मीनराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, चलिए पहले द्वीप पर चलते हैं। देवजल कबीले ने हमें यहाँ आने से मना किया था, लेकिन अब, उसने हल्की हंसी के साथ कहा, अब चलिए द्वीप पर चलते हैं। मीनराज अब देवजल कबीले से निष्कासित हो चुका था और उसके मन में एक भारी बोझ था। ध्रुव ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, एक दिन देवजल कबीला तुम्हारे ऊपर गर्व करेगा। मीनराज ने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, भाई थोड़ी दूरी बनाए रखो। इस पर ध्रुव का मुंह देखने लायक था। मीनराज आगे बढ़ गया और ध्रुव उसे देखता रह गया। वो मुस्कुराते हुए सोच रहा था, ऐसे में मैं इसे अपने साथ कैसे मिलाऊं। त्रिकाल द्वीप के केंद्र में एक विशाल गोलाकार मैदान था जो चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था और जिसमें लाखों लोग मौजूद थे। इसे खूनी मैदान नाम से जाना जाता था। सप्तचक्र महाविद्यालय की वार्षिक पात्रता लड़ाई शुरू हो चुकी है। अगर तुम्हें ताकत है और हिम्मत है तो सप्तचक्र महाविद्यालय के लिए परीक्षा का अवसर तुम्हारा होगा। आओ। हर तरह की जातियां, मानव, डेविल्स, दानव और भी कई अलग अलग जातियों के लोग खूनी मैदान में मौजूद थे। अगर तुम आखिरी इंसान बचे तो तुम विजेता बनोगे। तुम्हें सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश की जगह मिल जाएगी। यहाँ कोई नियम नहीं है। जीवन और मृत्यु, कोई फर्क नहीं पड़ता। खूनी मैदान के बीचों बीच एक गोल अखाड़ा था जिसमें एक बौना जोशीले अंदाज में चीख रहा था। अखाड़े के चारों ओर समुद्र का पानी था। उस पानी में बाघ शार्क तैर रही थी जिनके त्रिकोणीय पंख बार बार पानी के ऊपर और नीचे आ रहे थे। ये बाघ शार्क प्राचीन काल की भयानक मछलियां थी। जैसे ही खून की एक बूंद पानी में गिरेगी ये पागल हो जाएंगी। एक बार फिर बौना जोर से चिल्लाया, सिर्फ 1 घंटा बचा है। इस साल का विजेता कौन बनेगा, देखते हैं। फिर बौने ने अपनी कमर मटकाते हुए अखाड़े के किनारे की ओर कदम बढ़ाए और अचानक पानी में गिर पड़ा। एक जोरदार आवाज के साथ पानी में छपाक हुई। बौने का चेहरा बदल गया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मैदान में लोगों की चीखें सुनाई देने लगी। उन्हें उस बोने के लिए बुरा लग रहा था। उसी समय पानी में मौजूद बाघ शार्क ने हमला किया। आधे सेकंड से भी कम समय में बौना राख के एक गोले में तब्दील हो गया और उसकी एक भी हड्डी नहीं बची। पूरा मैदान दंग रह गया। वहां इतनी शांति थी कि अगर एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज सुनाई देती। यह एक पल में की गई हत्या जैसा था। क्या ये बाघ शार्क इतनी शक्तिशाली थी? उसका स्तर तो युद्ध सम्राट के समकक्ष था। क्या ये सही है? ये बहुत ही भयावह था। सबके दिलों में डर पैदा हो गया। पानी में गिरने का सिर्फ एक ही नतीजा था और वो था मौत। जब सभी लोग हैरान थे तब अखाड़े के एकमात्र प्रवेश द्वार पर बौना फिर से हंसी में फूट पड़ा और बोला, मेरा बड़ा भाई बाघ शार्क द्वारा निगल लिया गया है। अब मैं आप सबका स्वागत करने के लिए आया हूँ। केवल 1 घंटा बाकी है। सभी जल्दी से नामांकन करें। एकमात्र जगह बची है सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा के लिए, सिर्फ एक। सभी ने उसकी ओर देखा। वो बौना बिल्कुल पहले वाले जैसा ही दिखता था, लेकिन अभी अभी क्या वह पानी में नहीं गिरा था? यह बहुत अजीब था। कई शक्तिशाली लोग समझ गए कि यह बौना सामान्य नहीं था। दूसरी ओर त्रिकाल द्वीप के किनारे पर, यह उतना खतरनाक नहीं लग रहा है जितना तुम बता रहे थे। ध्रुव ने चारों ओर देखते हुए बोला। द्वीप पर सब कुछ शांत था। चिड़ियों की चहचहाहट हो रही थी और हर तरफ खुशबू से घिरे फूल खिले थे। ये पूरी तरह से शांत दृश्य था जिसमें किसी भी तरह का खतरा महसूस नहीं हो रहा था। मीनराज ने भी खुद से बड़बड़ाते हुए कहा, क्या वे सभी कहानियां झूठी थी? 10 मिनट तक चलने के बाद भी उन्हें कोई नहीं मिला। ना ही किसी खतरनाक शक्ति का एहसास हुआ। यहाँ तक कि एक बीस्ट भी नहीं दिखा। सब कुछ सामान्य था। दोनों ने अपनी सतर्कता को थोड़ा ढीला कर दिया। सामने कोई है? मीनराज ने अचानक कहा। सामने सड़क के किनारे खड़े एक व्यक्ति को देखकर वो खुश हो गया। मैं जाकर उससे पूछता हूँ, वो जरूर कुछ जानता होगा। ध्रुव ने कहा, सावधान रहो। ध्रुव ने दूर से उस व्यक्ति को देखा और उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वो व्यक्ति कुछ काका भगोड़े जैसा क्यों दिख रहा है? मीनराज तेजी से उसकी ओर बढ़ा और कहा, माफ करना दोस्त, पर क्या मैं? अरे ये तो सिर्फ एक पुतला है। ये आदमी की तरह क्यों सजा है? मीनराज ने ध्रुव की ओर मुड़कर कहा, ये तो सिर्फ एक काका भगोड़ा है। अचानक ध्रुव की आंखें चौड़ी हो गईं और वो जोर से चिल्लाया, बचकर। मीनराज ने बड़बड़ाया, ये तो सिर्फ एक पुतला है, इसमें डरने की क्या बात है? इसी समय मीनराज का चेहरा अचानक बदल गया। उसने ध्रुव की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, तुम अपने पीछे। हालांकि उसकी बात पूरी होने से पहले ही अचानक पुतला हिलने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी और उसके हाथ से शक्ति की एक लहर निकली जिसने तुरंत मीनराज को चारों ओर से घिर गया। आसमान काला हो गया और मीनराज को अपनी रक्षा करने का मौका भी नहीं मिला। वो तुरंत बेहोश हो गया। उसी समय जब ध्रुव मीनराज के लिए परेशान हो रहा था, उसके पास खड़ा एक प्राचीन विशाल पेड़ अचानक हिला और एक बड़ा डंडा चुपचाप उसकी ओर बढ़ा। ध्रुव की पीठ पर जोरदार वार हुआ और उसका पूरा शरीर हवा में उड़ता चला गया। वो पेड़ फिर से हिला और अपनी शाखाओं से उसे लपेट लिया। वह एक अजीब तरह की हंसी में फूट पड़ा।
ध्रुव को सपनों में भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो किसी ऐसी अजीब जगह पर आ जाएगा जहां काक भगोड़े और वृक्ष मानव जैसे जीव रहते हैं। ये तो किसी भी इंसान के सामान्य ज्ञान से परे की बात थी। ध्रुव पूरी तरह से हक्का बक्का था। उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अचानक उसकी तंद्रा टूट गई जब एक भारी आवाज उसके कानों में गूंजी। यह आवाज किसी बड़े दरवाजे के खुलने की थी। आवाज के साथ ही एक और जोरदार धमाका हुआ। ध्रुव के कानों में अब कुछ बातचीत सुनाई देने लगी, मानो वो किसी अज्ञात स्थान पर पड़ा हो जहां लोग इधर उधर भाग रहे हों। जो अभी तट पर आए हैं, लगता है वो अमरद्वीप जाने वाले हैं। किसी मोटे आदमी की भारी आवाज आई। ध्रुव बेहोशी की स्थिति में था, लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वह किसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है। उसकी धुंधली नजर सामने खड़े कुछ अजीब से लोगों पर पड़ी, जिनका हुलिया भी बेहद अजीब था। इतना कम पैसा, मजाक कर रहे हो क्या? इनके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, एक मोटे पेट वाले आदमी ने गुस्से में कहा। वो किसी मालिक की तरह व्यवहार कर रहा था। उसकी चाल और बातों में अधिकार का एहसास हो रहा था। ठीक है, तुम महान हो, मैं डर गया, अब चलो। एक और आदमी की डर से कांपती हुई आवाज आई। तभी उस मोटे आदमी ने तेजी से चिल्लाते हुए कहा, उन्हें नीचे घसीट कर ले जाओ। जब लड़ाई शुरू हो तो इन्हें पानी में फेंक देना, ताकि बाघशार्क और अधिक उत्तेजित हो जाए। जी मालिक, उसके अनुयायियों ने जोर से जवाब दिया। खूनी मैदान में तो 1 घंटा खत्म हो गया। अचानक एक बौने ने जोर से चिल्लाते हुए कहा। बौने की आवाज से पूरा माहौल गूंज उठा। चारों ओर से हंसी और शोर मचने लगा। अब स्वागत करें सप्तचक्र महाविद्यालय के अमर योद्धाओं का, बौने ने गर्व से घोषणा की। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा दर्शक मंडल एकाएक शांत हो गया। वहां मौजूद लोग अपनी जगह पर स्थिर हो गए, मानो वे किसी बड़े चमत्कार के गवाह बनने वाले हों। हर कोई अपनी नजरें आसमान की ओर टिकाए हुए था। अचानक एक सफेद भौहों वाला बूढ़ा आदमी हवा में तैरता हुआ धीरे धीरे खूनी मैदान के ऊपर उतरा। उसके चारों ओर दिव्य शक्ति का आवरण था और वह अत्यंत शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा प्रतीत हो रहा था। उसकी उपस्थिति ही सभी पर भारी पड़ रही थी। ये अमरद्वीप के सबसे शक्तिशाली योद्धा है, एक आदमी ने हतप्रभ होकर कहा। देखो, उसके शरीर के चारों ओर की अद्वितीय आभा है, यह असाधारण है, दूसरे आदमी ने कहा, जो उत्सुकता से बूढ़े योद्धा को देख रहा था। ऐसा लग रहा है कि सप्तचक्र महाविद्यालय के लोग सच में इस त्रिकाल द्वीप पर आए हुए हैं, किसी ने अपनी खुशी और उत्तेजना को रोकते हुए कहा। मैं इसमें हिस्सा लेना चाहता हूँ, एक और प्रतिभाशाली युवा चिल्लाया। सप्तचक्र महाविद्यालय, जो कि अमरद्वीप का नंबर 1 महाविद्यालय था, अपने अंदर दुनिया के सबसे अद्वितीय योद्धाओं को प्रशिक्षित करता था। यह एक ऐसा स्थान था जहां केवल महान योद्धा और प्रतिभाशाली लोग ही प्रवेश पा सकते थे। यह वह जगह थी जहां की शिक्षा और प्रशिक्षण दुनिया में सर्वोच्च मानी जाती थी। हमारा पूरा गॉड मार्शल महाद्वीप एक तरफ और अमरद्वीप का यह सप्तचक्र महाविद्यालय एक तरफ, दोनों में जमीन और आकाश जितना अंतर है, एक व्यक्ति ने धीरे धीरे कहा। उसकी आवाज में सम्मान और भय साफ झलक रहा था। जो इस महाविद्यालय में प्रवेश करते हैं वे सभी अद्भुत प्रतिभाओं में से प्रतिभाशाली होते हैं। इस परीक्षा के लिए एक स्थान की कीमत करोड़ों आत्मा पत्थरों की हो सकती है, और ये तो सिर्फ परीक्षा में बैठने का एक मौका है। मैं इसमें भाग लेना चाहता हूँ। सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा का स्थान मेरा होगा। आखिर क्या होने वाला है ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव। सभी की बातचीत के दौरान मैदान से असंख्य रोशनी की धाराएं अखाड़े के केंद्र में गिरने लगी। शुरुआत में किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन अब उनके मन में कोई संदेह नहीं बचा था। सप्तचक्र महाविद्यालय के अग्रवीर योद्धा वहां उपस्थित थे। असंख्य युवा प्रतिभाएं अब अखाड़े में उतर चुकी थी और वे सब एक साथ चिल्ला रहे थे, अब इसे जल्दी शुरू करो। बौना व्यक्ति घबराहट में चारों तरफ से घिर गया। वह हिल भी नहीं पा रहा था। चारों ओर से उसे इतना घेर लिया गया कि वह पीछे हटता हुआ गिर पड़ा। उसकी हरकतें बेहद मजाकियां लग रही थी। आखिरकार एक गलत कदम के कारण वह पानी में गिर गया। जैसे ही वह पानी में गिरा, बाघशार्क उन्मत्त होकर उसे चीरने लगे। आधे सेकंड के भीतर खून के बुलबुले उठे और फिर वहां से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आई। मेरा दूसरा भाई भी मर गया, अब मेरी बारी है। अचानक वही बौना आदमी फिर से मैदान के प्रवेश द्वार पर प्रकट हो गया। वो स्पष्ट रूप से वही आदमी था जिसे अभी अभी बाघशार्क ने चीर दिया था। यह दृश्य बेहद विचित्र था। अखाड़े में खड़े प्रतियोगी शिष्य उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करते हुए बोले, अब जल्दी शुरू करो, हम और इंतजार नहीं कर सकते। बिल्कुल, जल्दी करो और शुरू करो। सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा का स्थान मेरा है। अखाड़े में खड़े लोग लगातार शोर मचा रहे थे, मानो वे इस परीक्षा के लिए बेहद उत्सुक हो। भीड़ में अब भी कई विशेषज्ञ शांत बैठे थे। वे दिल ही दिल में मुस्कुरा रहे थे और सोच रहे थे, ये मूर्ख लोग, क्या वे इतनी जल्दी अपनी मौत को बुलावा दे रहे हैं? वे प्रतियोगिता में शामिल होने वाले प्रतिभागियों को देख रहे थे, जो एक के बाद एक मौत के मुंह में जाने को तैयार खड़े थे। बौने आदमी ने अपनी चिर परिचित मुस्कान के साथ कहा, कोई जल्दी नहीं है बॉस। दूसरे भाई ने काफी बातें की है, लेकिन कम से कम मुझे भी कुछ कहने का मौका दो। उसने अपनी आवाज में थोड़ा रहस्यात्मकता भरते हुए कहा, प्रतियोगिता के नियम बहुत सरल है, कोई नियम नहीं है। अंतिम जीवित व्यक्ति को इनाम मिलेगा। याद रखो, अंतिम व्यक्ति और इनाम केवल एक है, समझे? प्रतिभागी जोश में आ गए थे। उनके चेहरे पर लालच की चमक थी। वे अपने हथेलियों को रगड़ रहे थे, जैसे कि उनके भीतर से ऊर्जा फूट रही हो। इंतजार का धैर्य अब उनके अंदर नहीं बचा था। वे सभी प्रतिभाशाली लोग थे और उनके पास इतनी ताकत और संसाधन थे कि वे हर हाल में प्रतियोगिता जीतने की सोच रहे थे, चाहे वह किसी कुल का हो या किसी महान दल का शिष्य। उनकी क्षमताएं अद्वितीय थीं। उनका एकमात्र लक्ष्य था सप्तचक्र महाविद्यालय में प्रवेश पाना और साधना करना। यह उनकी जीवन भर की महत्वाकांक्षा थी।
इनमें से कई लोगों की एक और खासियत थी, ये लोग बहुत ही धनी थे, यानी कि धनवान। इनके पास डिवाइन उपकरण, दुर्लभ ब्लड लाइन और असंख्य आत्मा पत्थरों का भंडार था। इनकी कीमत अनमोल थी। उसी समय अंधेरे में एक दुष्ट हंसी सुनाई दी। किसी छाया के भीतर छिपा एक व्यक्ति जो बेहद शातिर मुस्कान के साथ अपनी योजना बना रहा था, उसकी गहरी ठंडी आवाज आई। इस बार तो मुझे बहुत बड़ा फायदा होगा। उसके सामने खड़ा व्यक्ति बोला, द्वीप स्वामी, ये समूह बेहद शक्तिशाली है। मैंने इनमें से कुछ लोगों की पहचान की है। ये सब बड़े कुलों और दलों के शिष्य हैं। इनके पास ढेर सारे खजाने हैं। इस बार हमें बहुत बड़ा मुनाफा होगा। द्वीप स्वामी ने एक धीमी और शातिर हंसी के साथ कहा, इन खजानों से मैं जो बना सकता हूँ वह कल्पना से परे होगा। उसकी आवाज धीमी हो गई। फिर वह ठंडी आवाज में बोला, अब समय आ गया है, चारा डालो। जी स्वामी। तभी 2 बाल्टियां ठंडे समुद्री पानी की धारा ध्रुव और मीनराज के ऊपर गिरी, जिससे वे हड़बड़ाकर जाग गए। मीनराज, जो अब भी आधी नींद में था, अचानक चिल्लाया, सावधान रहना, पीछे एक वृक्ष मानव है। तभी उसकी नजर अपने चारों ओर पड़ी। यह कौन सी जगह है? उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई देने लगी। ध्रुव ने शांत रहते हुए हल्की आवाज में कहा, हमें पकड़ लिया गया है और यहाँ लाया गया है। मैं यह नहीं समझ पा रहा कि उन्होंने हमें क्यों पकड़ा। तभी एक मोटा आदमी उनके सामने आया। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी और उसने कहा, तुम्हें पकड़ने का कारण बहुत ही साधारण है, तुम्हें स्वर्ग भेजने के लिए। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, उसके चेहरे पर एक गहरी गंभीरता छा गई। उसने आदेश दिया, इन पिंजरों को लटकाओ। जंजीरों की एक खड़खड़ाहट के साथ उनके पिंजरे ऊपर उठाए गए। ध्रुव की निगाहें चारों ओर दौड़ने लगी। वे एक विशाल लोहे के पिंजरे में थे और वहां सिर्फ वे दोनों ही नहीं थे, बल्कि और 10 लोग भी कैद थे। उनके चेहरों पर डर की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। यह क्या हो रहा है? मीनराज ने अपने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। एक कैदी, जो शांत और निराश स्वर में बोल रहा था, वो बोला, हम सबको बाघशार्क के तालाब में फेंक दिया जाएगा। वे बाघशार्क पहले से ही भूखे हैं और हम उनके चारे के रूप में काम करेंगे। बाघशार्क का तालाब। ध्रुव का दिल दहल गया। हम सब मरने वाले हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तलवार सभागार का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली शिष्य इस तरह मरूंगा। मैं भी शेरदल का नंबर 1 शिष्य हूँ, तो क्या? त्रिकाल द्वीप एक बड़ा धोखा है। सप्तचक्र महाविद्यालय का प्रवेश कोटा एक जाल है। हम सबको बेवकूफ बनाया गया है। मीनराज ने ध्रुव की ओर देखा और चिंतित स्वर में पूछा, अब हम क्या करेंगे? ध्रुव ने शांत रहते हुए कहा, घबराओ मत, पहले देखते हैं क्या होता है। उसी समय तेज रोशनी ने उनकी आंखों पर चोट की और पिंजरों का दरवाजा खुला। 2 विशाल लोहे के पिंजरे बाहर धकेल दिए गए और उनमें मौजूद लोगों की सांसें थम गई। जैसे ही पिंजरे बाघशार्क के तालाब की ओर ले जाए गए, बौने ने आदेश दिया, प्रतियोगिता शुरू करो, पिंजरों को फेंको। बाघशार्क पिंजरे की ओर तेजी से दौड़ते हुए उछलने लगे। वे खून के लिए प्यासे थे। उनके उग्र चेहरे दिखाई दे रहे थे। दर्शकों में वृक्ष मानव और काका भगौड़ा ध्रुव और मीनराज की ओर इशारा कर जोर से हंस रहे थे। देख कुकुरमुत्ते, हमारे द्वारा पकड़े गए दोनों वहां हैं। भाई वृक्षात्मा, अब वो जल्दी बाघशार्क का खाना बनने वाले हैं। ध्रुव की आंखों में गुस्सा उमड़ आया। उसने अपने मन में सोचा, दिव्य गरुण। हवा को चीरते हुए तुरंत उसके हाथ में दिव्य गरुण तलवार आ गया। वृक्ष मानव और काकब गौड़ा, अब तुम देखोगे। डार्क दिव्य गरुण तलवार के आते ही एक काली धुंध उसके चारों ओर फैल गई। इस बच्चे के पास कुछ खास है क्या? द्वीप स्वामी ने बुदबुदाया, लेकिन फिर उसने राहत की सांस ली और उत्सुकता से हंस पड़ा। अच्छी चीजें भी हमारी है। लोहे का पिंजरा खोलो, हमारे बाघशार्क को उत्तेजित होने दो। द्वीप स्वामी के आदेश पर लोहे के पिंजरे का नीचे का हिस्सा धीरे धीरे खुल गया। साथ ही बौना चिल्लाया, सप्तचक्र महाविद्यालय के परीक्षा कोटे के लिए पागल हो जाओ, प्रतियोगिता शुरू करो, अब मारो। उसकी आवाज एक बारूद की तरह थी जिसने पूरे क्षेत्र को जला दिया। उस पल में अखाड़े में युद्ध शुरू हो गया और इसे रोका नहीं जा सकता था। ध्रुव ने मीनराज की ओर देखा और कहा, भाई मैं पहले नीचे जाऊंगा, थोड़ा इंतजार करना। तभी कुछ कैदी बाघशार्क तालाब में गिर पड़े। वो एक खून की नदी में बदल गए और फिर कभी उठ नहीं पाए। मीनराज एक दिव्य जल जनजाति का सदस्य था। अगर ध्रुव गलत नहीं था तो उसके पास एक दिव्य जल ब्लड लाइन होनी चाहिए। वो जल तत्वों को अपनी इच्छा के अनुसार काबू कर सकता था। इस तरह वे बाघशार्क उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इसलिए ध्रुव चिंतित नहीं था। इस समय जो चीज उसे गुस्सा दिला रही थी वो मैदान में बैठे घमंडी और उत्सुक कुकुरमुत्ते और वृक्षात्मा थी। घमंडी लड़के, तुम जल्द मरोगे। ध्रुव के हाथ में दिव्य गरुण तलवार ने गति पकड़ी और सीधे लोहे के पिंजरे को 2 टुकड़ों में काट दिया। एक कूद के साथ वो हवा में ऊंचा उड़ गया। हालांकि वो अखाड़े की ओर ना जाकर सीधे दर्शकों की ओर बढ़ा। ध्रुव ने बाघशार्क के हमले को देखा, जो बार बार पानी से बाहर कूदकर उसके पीछे थी। उसकी धड़कनें तेज हो गई और दिल में दहशत महसूस करते हुए उसने कहा, हवा कदम। अचानक वो हवा में उड़ गया। उसके चारों ओर कोई भी उतरने के लिए जगह नहीं थी, इसलिए वह अखाड़े के केंद्र में गिरने के लिए मजबूर था। एक और यहाँ मरने आया है, अखाड़े में से किसी ने चिल्लाया। सप्तचक्र महाविद्यालय की जगह सिर्फ मेरी है, किसी अन्य ने जवाब दिया। ध्रुव के जमीन पर गिरने से पहले ही एक लड़के ने अपनी तलवार को चलाया। उसकी तेज गति ने आसमान में तलवारों के फूलों की एक बौछार बना दी, जिसने ध्रुव को चारों ओर से घेर लिया। वो स्थिति बेहद खतरनाक थी। तलवार की तकनीक का हमला इतना तेज और तीव्र था कि यह पूरी तरह से ध्रुव की जान लेने के इरादे से किया गया था। ध्रुव ने गुस्से में कहा, अगर तुझे अपनी मौत इतनी प्यारी है तो मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा। बचने या पीछे हटने के बजाय ध्रुव ने अपने हाथ में दिव्य गरुण तलवार को मजबूती से पकड़ते हुए उस लड़के पर वार किया। डार्क गरुण स्लैश।
एक गरजती आवाज के साथ डार्क गरुड़ की गूढ़ ऊर्जा सक्रिय हो गई। डार्क गरुड़ की छाया, जो दिव्य गरुड़ तलवार के सिरे के चारों ओर लिपटी थी, तेजी से बाहर निकली और नीचे की ओर भारी हमला करते हुए तलवारों के फूलों को धूल में बदल दिया। ध्रुव के नीचे गिरने के साथ ही अखाड़े की धरती गड़गड़ाने लगी और पूरे मैदान में हलचल मच गई। जिस व्यक्ति ने ध्रुव पर हमला किया था वह ध्रुव के पीछे खड़ा था। उसकी भौहों के बीच से एक काली रोशनी चमकी और फिर उसका शरीर 2 टुकड़ों में कटकर बिखर गया। बधाई हो ध्रुव, एक पराक्रमी योद्धा को मारने पर तुम्हें 15,000 एक्सपीना पॉइंट्स, 1,000 ट्रायू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य प्राप्त हुए हैं। बधाई हो ध्रुव, तुम्हें एक पराक्रमी अंक प्राप्त हुआ है। होस्ट ध्रुव, तुम्हें एक अखाड़ा पराक्रमी मिशन मिला है। मिशन है अखाड़ा पराक्रमी। लक्ष्य है प्रथम, स्तर है ए स्तर, समय है 1 दिन, इनाम है 1,00,000 एक्सपी पॉइंट्स, 10,000 ट्रायू एनर्जी पॉइंट्स, 1,000 सिस्टम पॉइंट्स, 100 पराक्रमी अंक। सूचना, अगर तुम यस रैंक स्कोर प्राप्त करते हो तो तुम्हें एक विशेष वस्तु का इनाम मिलेगा। ध्रुव का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक और मिशन सक्रिय हो गया है, उसने मन में सोचा। इसके अलावा किसी को मारने पर एक पराक्रमी अंक मिलना, इसका क्या उपयोग है? उसने पराक्रमी अंक की ओर देखा, लेकिन सिस्टम में इसका कोई विवरण नहीं था। क्या यह मिशन के लिए मानदंड हो सकता है? चलो छोड़ो, मुझे क्या। ध्रुव की आंखों में अंधेरा छा गया। उसकी आवाज में क्रूरता और अधिनायकत्व था। तुम सबकी भलाई इसी में है कि यहाँ से भाग जाओ। उसकी अविश्वसनीय गिरावट ने सभी को चौंका दिया, खासकर उसके हाथ में मौजूद दिव्य गरुड़ तलवार, जो एक डार्क आभा से चमक रहा था, मानो एक राक्षस हो। ध्रुव की दृष्टि ठंडी हो गई। वह आगे बढ़ा और सीधे बौने आदमी के पास गया। दिव्य गरुड़ तलवार के साथ उसके कंधे पर 1,00,000 किलोग्राम का वजन पड़ा। अरे महोदय नहीं, मैं अभी भी कुंवारा हूँ, कृपया मत करो, बौना भीख मांगते हुए चिल्लाया। ध्रुव ने पूछा, क्या मुझे इस प्रतियोगिता को जीतने पर सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा में जगह मिल जाएगी? जी हाँ महोदय, बौना आदमी ने तुरंत जवाब दिया। मैंने सोचा कि तुम मुझ पर धावा बोल रहे हो। तुमने तो लगभग मेरी जान निकाल दी थी। मेरा दिल बहुत तेजी से धड़क रहा है, उसने बड़बड़ाया। ध्रुव ने अपनी तलवार को वापस खींचा, मुड़ा और अखाड़े में लड़ते हुए लोगों की ओर देखा। चाहे मीनराज एक वॉरगॉड हो या ना हो, फिर भी मैं उसे सप्तचक्र महाविद्यालय की परीक्षा में जगह दिलाकर रहूंगा। आखिर क्या होने वाला है ध्रुव की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहे हमारी कहानी के साथ।